हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़े किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किए थे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़े, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़े, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़े, फिर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी देखे, फिर हम उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी देखे। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए थे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल का डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था इकोनॉमी में या नहीं हुआ था। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में नीचे ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना जिससे तुम्हें बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट होगा। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ब्रिटिशर्स तो आए थे, ब्रिटिशर्स हम लोगों को एक्सप्लॉइट किए, हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते करते वो लोग क्या किए, हमारे इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन वो जानबूझकर डेवलप किए थे ताकि वो लोग और बेटर तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर सके। देखो मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे होता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ आ जाता है हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। और दूसरे टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आता है, लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली दो प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अंदर सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो लोग इकोनॉमी के अंदर में किए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को वो लोग लेकर आए थे इंडिया में कब, 1850 में, 1850। मतलब आज अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 175 ईयर्स हो चुका है रेलवे को इंडिया में आए। अब रेलवे को वो लोग क्यों लेकर आए, रेलवे से तो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो लोग तो हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना कभी चाहते ही नहीं थे। लेकिन रेलवे को लाने का मोटिव क्या था, अब समझते हैं ध्यान से। जो भी डेवलपमेंट किए उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था। यहां पर है ब्रिटेन, मान लेते हैं ये है इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इनको हमसे चाहिए रॉ मटेरियल और ये हमें देना क्या चाहते हैं, ये हमें देना चाहते हैं फिनिश गुड्स। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल है, बीच में है पानी, बीच में है समुंदर। तो अब सबसे पहला रेलवे का क्या काम था, जो रॉ मटेरियल इनको चाहिए था वो इंडिया में अलग अलग जगह में होता था, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर। और इनको ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता था, ह्यूज क्वांटिटी में। जब ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लगेगा तो ये सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके, ये है पोर्ट, पोर्ट तक लाना पड़ेगा, तब तो ये जाएगा इधर, पोर्ट में आएगा सारा रॉ मटेरियल, तब तो ये रॉ मटेरियल यहां तक पहुंच पाएगा। तो पोर्ट में लाने के लिए हमें क्या लगता था, रेलवे लगता था। ये है रेलवे ट्रैक, पूरे इंडिया से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके ट्रेन सारा रॉ मटेरियल को इंडिया के पोर्ट में लाकर छोड़ देता था। अब पोर्ट से शिप के द्वारा चला जाता था ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो फिनिश गुड्स बनता था वो रिटर्न इंडिया में आता था। अब रिटर्न जब इंडिया में आएगा अगेन वो कहां पर आएगा, पोर्ट में आएगा। अब पोर्ट से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि माल कहां बिकेगा, फिनिश गुड्स कहां पर बिकेगा, इंडिया के गांव गांव में जो दुकानें हैं, शहर में जो दुकानें हैं, हर दुकान में अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तभी बिकेगा। तो यहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था कौन,
इंडियन रेलवे। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली रेलवे को आने से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रेलवे वो लोग जानबूझकर लेकर आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए थे रेलवे का, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में और आसानी से ज्यादा रॉ मटेरियल अपने कंट्री ले जा पाए और वहां से फिनिश गुड्स लाकर इंडिया में, पूरे इंडिया भर में वो लोग बेच पाए। ये मोटिव था रेलवे को डेवलप करने का ब्रिटिशर्स का। अगर इससे उनको कोई फायदा नहीं होता तो वो लोग कभी रेलवे को लेकर इंडिया में नहीं आते। ठीक है, चलो अब पोर्ट भी तो इसीलिए डेवलप हुआ होगा, सोचकर देखो, पोर्ट भी तो इसीलिए डेवलप हुआ। तो वो लोगों ने रेलवे को डेवलप किया, पोर्ट को डेवलप किया, प्लस रोड, बहुत सारा रोड नेटवर्क वो लोग बनाए, रोड रास्ता बहुत सारा डेवलप किए वो लोग। क्यों डेवलप किए? क्योंकि रोड रास्ता से ही तो गांव गांव से रॉ मटेरियल रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा और रेलवे स्टेशन से फिर पोर्ट तक पहुंचेगा और पोर्ट से फिर उनके कंट्री पहुंचेगा। तो गांव गांव से जो रॉ मटेरियल, तो ट्रेन खेत के अंदर तो जाएगा नहीं ना रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने, वहां से गाड़ी में लोड होकर रोड के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक सारा मटेरियल पहुंचता था। रेलवे स्टेशन में सारा मटेरियल ट्रेन में लोड हो जाता था, सारा ट्रेन इंडिया भर में मटेरियल को कलेक्ट करके पोर्ट में लाकर छोड़ देता था। पोर्ट से शिप में लोड होकर वो चला जाता था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आता था पोर्ट से अनलोड होकर रेलवे में लोड किया जाता था, रेलवे पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था, इंडिया के रेलवे स्टेशन से फिर गांव गांव के दुकान दुकान में पहुंचता था उनका मटेरियल बाय रोड। तो तीन चीजों का आवश्यकता था यहां पर, रोड, रेलवे और पोर्ट्स। ये तीनों चीज वो लोग डेवलप किए इंडिया के अंदर में, ताकि बेटर तरीके से ज्यादा रॉ मटेरियल अपने कंट्री में ले जा पाए और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में लेकर आ पाए। अब उस टाइम पर टेलीफोन तो था नहीं कि मोबाइल फोन लगा लिए माल कहां तक पहुंचा पता चले, सब कुछ पता चले, कम्युनिकेशन कर पाए, उस टाइम तो ये था नहीं। तो उस टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए, एक जगह का इंफॉर्मेशन दूसरे जगह, यहां का इंफॉर्मेशन कहीं और पहुंचाने के लिए वो लोग क्या किए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये दोनों को भी डेवलप कर दिए। पोस्ट को और टेलीग्राफ दोनों को वो लोग डेवलप किए। तो बेसिकली चार प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, रोड, रेलवे, पोर्ट्स और पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जिससे कि वो लोग कम्युनिकेशन कर पाए, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो ये चारों चीज का डेवलपमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, जो कि उन्हीं के बेनिफिट के लिए था, ना कि इंडियंस के बेनिफिट के लिए। सबसे पहला बात करते हैं रेलवे का, आ जाओ। Railway were introduced in India in 1850 and were developed to transport finished goods from Britain to the interiors of the colonial India with a view to widening the size of the market. It aimed at widening the size of the market of the British product in India. However, introduction of railway is considered one of the most important contribution of Britishers in India. एक अच्छा काम रेलवे वो लोग इंडिया में छोड़ कर गए, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, वो लोग रेलवे लाए थे अपने फायदे के लिए, उनका तो फायदा हुआ, लेकिन हमारा भी कुछ फायदा उसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट, सेकंड डेवलपमेंट किए वो लोग पोर्ट का, बहुत बड़ा बड़ा पोर्ट्स बनाए जिससे कि रॉ मटेरियल उनके कंट्री जा पाए और उनके कंट्री से फिनिश गुड्स हमारे कंट्री में आसानी से आ पाए। ठीक है, ports were developed to handle export of raw material to Britain and import of finished goods from Britain. The development of inland waterways proved uneconomical. For example, coastal canal on the Odisha, east while Odisha coast was built at a huge cost but failed to compete with railway and was ultimately abandoned. बट जैसे उड़ीसा में एक कैनाल का सिस्टम बनाया गया था जिससे मटेरियल पहुंचाया जाता था, वो अल्टीमेटली फेल हो गया, तो उन लोगों को बाद में बड़ा बड़ा पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ा इंडिया के अंदर। तुम बेसिकली ध्यान रखो कि बड़ा बड़ा सारा रेलवे और पोर्ट्स का डेवलपमेंट का काम वो लोग किए थे। तीसरा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ताकि कम्युनिकेशन का काम वो लोग कर पाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डाउटलेस इट सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और आखिरी में रोड्स, जो कि बहुत ही जरूरी था इंडिया के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि जगह जगह से रॉ मटेरियल रेलवे स्टेशन आ पाए और रेलवे स्टेशन से फिनिश गुड्स अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। देयर वर नो एफर्ट मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स। वो लोग कच्चा रोड बनाते थे, पता है, पक्का रोड वो लोग कभी भी नहीं बनाए। ऑल वेदर रोड टू रीच आउट टू द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। As a result, people living in rural area
सफर्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर रूरल एरियाज तक सामान पहुंच ही नहीं पाता था क्योंकि रोड नेटवर्क ऑल वेदर रोड नहीं था, मतलब पक्का रोड नहीं होता था, कच्चा रोड होता था उस टाइम पर। ठीक है, ब्रीफली सम modest infrastructure change in the economy during the British rule was not denied, but the motive behind, अब इसको ध्यान से देखो, जो उनका मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, वो था कि हम किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वाज नॉट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, rather it was to facilitate colonial exploitation of Indian economy for the growth and development of the British economy. Consequently, Indian economy remained backward even when experienced some infrastructural change. क्लियर है बात? तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या था? बैकवर्ड था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और, क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ अच्छा काम किया गया था? वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछता है ब्रिटिशर्स के आने का फायदा क्या था, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या क्या फायदा हुआ था? सबसे पहला फायदा, नुकसान तो बहुत था, तुम्हें पता है, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किए, इंडस्ट्री को किए, फॉरेन ट्रेड को किए, नुकसान बहुत सारा था, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन फायदा भी कुछ था। क्या क्या फायदा था? सबसे पहला, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मर जो एग्रीकल्चर करता था वो उसको कमर्शियल वेंचर की तरह देखना शुरू कर दिया था। मतलब पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले या जो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन से पहले फार्मर को लगता था कि एग्रीकल्चर करके कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब उनको फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किए, तब फार्मर को लगने लगा कि एग्रीकल्चर एक कमर्शियल बिजनेस है, मतलब एक अच्छा खासा मार्जिन वाला बिजनेस है, और एग्रीकल्चर करके हमारा अच्छा भला हो सकता है, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल exposed the subsistence farmer to uncertainties of the market. True, but it also led to gradual change in outlook of the farmer. The farmer started considering market price of the produce as an important determinant of their production decision. तो अब फार्मर क्या करता था? पहले मार्केट में रेट पता करता था कि कौन सा आउटपुट कितने रेट पर बिक रहा है, और उसके अकॉर्डिंग कल्टीवेशन करता था। पहले फार्मर क्या करता था? जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब उसको जो चीज कंज्यूम करना है वो वही चीज का प्रोडक्शन करता था, क्योंकि मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स बिकता नहीं था। लेकिन उनके आने के बाद वो क्या करने लगा? मार्केट में जो बिक रहा है उसे बनाना शुरू किया और कमर्शियल वेंचर की तरह उसे देखना शुरू कर दिया, जो कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सेकेंड, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब ब्रिटिशर्स आए, रेलवे को लाए, पोर्ट को लाए, टेलीग्राम और पोस्ट को लाए, डेवलपमेंट तो ये लोग किए अपने फायदे के लिए, लेकिन रेलवे में काम कौन करेगा? कर्मचारी कौन होगा? इंडिया का आदमी होगा। जॉब मिलेगा इंडिया के। ब्रिटिशर्स लोग अब वहां से अपना आदमी तो लेकर नहीं आएंगे कि वो यहां पर जॉब करेगा बोलकर। जॉब तो इंडिया वाले को ही मिलेगा। अगर एक फैक्ट्री ब्रिटिशर्स बैठाता है अपने फायदे के लिए, तब भी जॉब किसको मिलेगा? जॉब तो इंडिया वाले को ही मिलेगा। स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवे ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स। फेमाइंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस का मतलब, जो पहले इजीली बार बार फेमाइंस होता था इंडिया के अंदर में, और फेमाइंस के कारण बहुत सारे लोग मर जाते थे, अब ये कंट्रोल में आ गया, बिकॉज हमारे पास अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड, रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फेमाइन अफेक्टेड एरिया, अकॉर्डिंगली फेमाइंस वेर कंट्रोल्ड। जहां पर फेमाइंस होता था, अब रोड नेटवर्क था, रेलवे था, हम एक जगह से दूसरे जगह, किधर सरप्लस है किधर शॉर्टेज है, सरप्लस वाले एरिया से शॉर्टेज वाले एरिया में हम आसानी से मटेरियल ट्रांसफर कर पाते थे। ठीक है, तो ये 3 फायदा, और साथ में 2 फायदा और है। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स आने से पहले हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज करते थे कॉमोडिटी एक दूसरे के साथ, मनी। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। ब्रिटिशर्स आने से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया था। देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 21 गलती से आ गया है। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एंड आखिरी पॉइंट आज के लिए, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैनेजमेंट स्किल्स है, इंडिया को कैसे चलाना है, टॉप में कौन होगा, स्टेट में कौन होगा, लोकल में कौन होगा,
ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये सिस्टम हमें कौन सिखाया? ब्रिटिशर्स सिखाए। एक कंट्री को चलाते कैसे हैं, कंट्री को कंट्रोल कैसे करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमें कौन सिखाया? ब्रिटिशर्स सिखाए। The British government in India left a legacy of efficient system of administration. This serve as a ready reference for our politicians and planners. क्लियर है बात? तो 5 फायदे थे जो ब्रिटिशर्स के आने से हुए, और ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया इंडिया में, लेकिन वो भी वो अपने फायदे के लिए करते थे, ना कि हमारे फायदे के लिए। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। इसके आगे का टॉपिक मतलब चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।